CSS Academy. I am Halima Sadia, and today's lecture is based on the analysis of PPSC past papers, and this paper contains the questions from the Tehsildar paper which came in the evening batch. लास्ट वीडियो में जैसे हमने डिस्कस किया था मॉर्निंग के पेपर का फर्स्ट पार्ट, उसमें हाफ क्वेश्चंस थे मॉर्निंग वाले पेपर में से, और इस वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं दे आर फ्रॉम द इवनिंग पेपर, इवनिंग बैच में जो उनका जो पेपर आया था उसमें से हैं, और ये पेपर कंडक्ट हुआ है 7 नवंबर 2021 को, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पेपर। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बात आपको मेंशन की थी कि पीपीएससी ने अपना फॉर्मेट, अपना पैटर्न चेंज किया है, और उसमें इंग्लिश जो है उसके क्वेश्चंस भी ज़्यादा कर दिए हैं, और उसके क्वेश्चंस की जो थोड़ी सी उसकी जो टेक्निक है और जो उन क्वेश्चंस की कैटेगरीज हैं उनको भी चेंज किया, थोड़ा सा एनहांस किया है। एंड ऑब्वियसली उसके जो रिसोर्सेज हैं जहाँ से डेटा लिया जाता है, जहाँ से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, उनको भी चेंज कर दिया है। अब जैसे यहाँ आपके सामने कुछ कैटेगरीज मेंशन हैं, जैसे प्रीवियस पेपर्स हैं, कुछ साइट्स हैं, वो साइट्स भी यहाँ पे मेंशन हैं, और डिफरेंट बुक्स हैं जिनके अंदर से पेपर लग गया है, और उसके अलावा डॉन एंड जीआरई हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड लिस्ट, जो वोकैबुलरी आइटम्स हैं वो आपकी ऐसे चीज़ों में से ली जा रही हैं, ऐसे टॉपिक्स में से जो करंट इश्यूज़ पे बेस्ड करते हैं, या जो करंट अफेयर से रिलेटेड हैं, या जिनका न्यूज़पेपर में या न्यूज़ में या मीडिया पे बहुत ज़्यादा जिन पे डिस्कशन हो रही है, तो काफ़ी सारा डेटा जो है वहाँ से भी लिया जा रहा है। तो इसलिए अगर आपने दूसरे कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी प्रिपेयर करना है, और जैसे आपका CSS हो गया, PMS हो गया, या FPSC के डिफरेंट पेपर्स होते हैं, या PPSC के और जो डिफरेंट पोस्ट के और जो पेपर होंगे इन फ्यूचर, उसके लिए भी प्रिपेयर करना है, सो यू नीड टू गो थ्रू दीज क्वेश्चंस, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू हैं और इनकी जो टेक्निक है वो भी लेटेस्ट है, और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देंगे टू प्रिपेयर योर माइंड एंड टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द अदर एग्ज़ाम्स एंड अदर कंपैरेटिव पेपर्स। सो द फर्स्ट कैटेगरी हियर इज़ एंटोनिम्स। कल भी जैसे आपने देखा था कि एंटोनिम्स और सिनोनिम्स जो हैं वो तो मस्ट हैं, इन पेपर्स में लाजमी आते हैं, और बेशक आप ये देखें कि जैसे हमने 2015-16 के पेपर्स में देखा था कि उसके बाद से जो आपकी वोकैबुलरी की आइटम है वो बढ़ती जा रही है, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स जो हैं उनकी एक लॉन्ग लिस्ट आती है। इसी तरह से यहाँ पे भी एंटोनिम्स भी आप देखेंगे कि उनके नंबर ऑफ़ आइटम्स जो हैं वो ज़्यादा है, इसी तरह से सिनोनिम्स जो हैं वो भी ज़्यादा होंगे। तो वोकैबुलरी क्योंकि कंफ्यूजिंग होती है, और फिर इन चीज़ों को ओवरलैप करना, इन चीज़ों को मिक्स करना, कंफ्यूज करना, इट्स वेरी इजी एज़ कम्पेयर टू अदर थिंग्स। तो इस वजह से जो इनकी जो करेक्ट आंसर्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो अगर ये क्वेश्चंस इन फ्यूचर रिपीट भी होते हैं तो आपको आइडिया हो कि ये इनका क्लोजेस्ट मीनिंग या इनका क्लोजेस्ट एंटोनिम जो है वो क्या हो सकता है। सो द फर्स्ट वर्ड इज़ कैलो। कैलो मीन्स एक्सपीरियंस। सो कैलो ओरिजिनली मीन्स अनएक्सपीरियंस्ड, रूकी जिसको कहते हैं, जिसको जो कि एक्सपर्ट ना हो, जिसको कोई एक्सपीरियंस ना हो अपनी जॉब पे, या जो वो काम करें उनको बिल्कुल अंदाज़ा ना हो कि वो हम काम किस तरह से करें, तो दैट इज़ कैलो, एंड उसका एंटोनिम जो है वो एक्सपीरियंस्ड हो जाएगा, मीन्स द एक्सपर्ट पर्सन who has some kind of command or grip on whatever they are doing, or the work or the job they are doing. नेक्स्ट वन इज़ सेंट। सेंट मीन्स और इसके साथ है स्ट्रेंच। अब सेंट जो है वो सेंट से रिलेटेड है। जैसे सेंट जो होता है उसका मतलब होता है खुशबू, मतलब लाइक प्लेजेंट स्मेल, और स्टेंच जो है इट्स अ बैड स्मेल, नॉट अ गुड स्मेल। तो वन इज़ गुड एंड प्लेजेंट एंड द अदर वन इज़ अनप्लेजेंट। तो जो यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है वो एक्चुअली उसका पॉजिटिव मीनिंग है, और जो उसका एंटोनिम है उसका नेगेटिव मीनिंग है। देन यू हैव एंट्रेंच, और उसका ऑपोजिट दिया हुआ डिस्ट्रॉय। तो एंट्रेंच का जो एक्चुअल मीनिंग है, जो उसका सिनोनिम है, इट इज़ टू बिल्ड, और बिल्ड का जो ऑपोजिट है वो डिस्ट्रॉय, जो बिल्ड और क्रिएट और टू मेक समथिंग, और जो उसका ऑपोजिट है वो डिस्ट्रॉय है, क्योंकि डिस्ट्रॉय का मतलब होता है कि हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को तबाह कर देते हैं, या हम उसको ख़त्म कर देते हैं, या उसको एक अच्छी कंडीशन से बुरी कंडीशन में ले आते हैं। सो एंट्रेंच मीन्स टू बी इन गुड कंडीशन, बिल्ड अप और क्रिएट समथिंग, और डिस्ट्रॉय जो है वो बैड उसमें आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ अशेम्ड।
अशेम का मतलब ये तो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं एंड वी नो इट्स अ कॉमन वर्ड, और उसी सेंस में इसका मीनिंग आया हुआ, कोई एसोसिएटिव सेंस में नहीं आया हुआ, डायरेक्टली ही आया हुआ। अशेम का मतलब है बीइंग शेमफुल, टू फील शेम, टू फील एम्बैरस। और उसका ऑपोजिट जो है वो प्राइड है। अब प्राइड में क्या होता है, that you feel happy about something, you feel something as a compliment, कि आप उसको अच्छे वे में लेते हैं, उसको पॉजिटिव वे में लेते हैं, आपको उसके लिए बुरा फील नहीं होता। लेकिन जो ashamed है that is to feel bad about something, that is ashamed, तो उसका opposite क्या हो जाएगा, pride। देन यू हैव स्टेल। स्टेल कहते हैं बासी को, जो पुरानी चीज़ होती है, जो फ्रेश नहीं होती, और जो कि मतलब एक रात पुरानी या 2 दिन इस तरह से पुरानी हो, इट इज़ नॉट मेड एट दैट टाइम और इन दैट डे, वो पुरानी होगी, वो स्टेल होगी, बासी होना किसी चीज़ का। तो इसका ऑपोजिट क्या है, फ्रेश। सो इट्स सिंपल, ये भी हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। देन यू हैव एडमोनिशन, और उसके साथ लिखा हुआ है प्रेज। तो एडमोनिशन जो है उसका मतलब ये होता है डिसलाइकिंग और हेटफुल, या किसी को पसंद ना करना, या उसके लिए जो है वो अच्छी फीलिंग्स ना रखना, अच्छे ओपिनियंस ना रखना, दैट इज़ एडमोनिशन। और उसके ऑपोजिट में लिखा हुआ है प्रेज, किसी की तारीफ़ करना, किसी को सराहना, उनको अप्रिशिएट करना। देन यू हैव क्लैमिटी। क्लैमिटी कहते हैं तबाही को, जैसे नेचुरल क्लैमिटीज़ होती हैं जिसमें फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, या वोल्केनो इरप्शन जो होती है, लावा जो निकलना होता है, वो ये सारी चीज़ें क्लैमिटी में आती हैं, जिसको हम तबाही के सेंस में जो आती है। आफत, तो आफत के ऑपोजिट में क्या है, ब्लेसिंग, यानी कि रहमत, नेमत, किसी चीज़ का होना जो है वो आपके लिए अच्छा साबित हो। जैसे मोस्टली कहते हैं कि रेन इज़ अ ब्लेसिंग, तो या जिस तरह से वी हैव सो मैनी ब्लेसिंग्स अराउंड अस, वो जो नेमत वाली सेंस में चीज़ आती है, नेमत या रहमत वाली चीज़ में, वो ब्लेसिंग होगी। और क्लैमिटी जो है वो आफत को या तबाही को कहते हैं, और वो किसी भी किस्म की हो सकती है, मैन मेड क्लैमिटी भी हो सकती है और नेचुरल भी हो सकती है। नेक्स्ट वर्ड इज़ सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल मीन्स इमोशनल, और इमोशनल या सेंटिमेंटल का जो मीनिंग है हम मोस्टली वो नेगेटिव सेंस में लेते हैं। क्यों? बिकॉज व्हेन पीपल आर सेंटिमेंटल, दे आर इमोशनल, दे आर नॉट थिंकिंग क्लियरली, और वो डिसीजन मेकिंग उनकी और उनकी जजमेंट जो है वो इफ़ेक्ट होती है उस चीज़ से। तो ये नेगेटिव सेंस में सेंटिमेंटल का वर्ड यूज़ होता है। तो उसके ऑपोजिट में जो वर्ड है दैट इज़ एनर्जेटिक, यानी कि फुल ऑफ एनर्जी, के बजाय इसके कि आप फुल ऑफ इमोशंस हैं या आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं किसी चीज़ के लिए, यू आर फुल ऑफ एनर्जी एंड यू आर फुल ऑफ होप फॉर समथिंग। तो सेंटिमेंटल ऑपोजिट वुड बी एनर्जेटिक। देन यू हैव ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी के साथ लिखा हुआ है अपलॉज। अच्छा, अब जैसे होता है ना, एक वर्ड होता है ट्रैंक्विलाइजर का, जब किसी को ट्रैंक्विलाइजर दिया जाता है, इट इज़ टू मेक देम काम। सो ट्रैंक्विलिटी जो है उसका मतलब क्या होगा, कामनेस। तो आप वो ट्रैंक्विलाइजर से इसको याद रखें कि इट मीन्स टू बी काम। और अपलॉज में क्या होता है, जब आप किसी को अपलॉज करते हैं तो देन देयर इज़ साउंड एंड देन देयर इज़ अप्रिसिएशन, यानी कि उसमें आपको नॉइज़ ज़्यादा मिलती है। तो अपलॉज जो है वो नॉइज़ के सेंस में यहाँ पे आ गया है, और ट्रैंक्विलिटी जो है वो कामनेस, पीसफुलनेस के सेंस में आ गई। तो ये नॉइज़ वाली चीज़ से रिलेटेड है, और इसमें आपने ट्रैंक्विलाइजर से याद रखें ट्रैंक्विलिटी को, और अपलॉज को जो है वो जो कि जब अपलॉज करते हैं सो वी क्लैप और वी हैव दिस हूटिंग, तो उसमें शोर होता है, तो उस सेंस में इसको याद रखें कि ये नॉइज़ के सेंस में यहाँ बात हो रही है। Then is sophomoric and the other one is expert. Sophomoric कहते हैं वो, जैसे पीछे आया था हमारे पास पहला वाला जो वर्ड था, उसी की तरह ये भी unexperienced और new to something। जैसे अक्सर ऐसे होता है कि आपने शायद सुना हो कि बाहर की कंट्रीज़ में जो हाई स्कूल है वहाँ पे जो पहला ईयर होता है बच्चों को, उसको कहते हैं sophomore year। तो sophomore year में क्या होता है, that they are new to this thing। तो उसी तरह से sophomore means new to something, और इसी तरह से sophomoric means that you are unexperienced, you are not expert of something and you are new to that thing। So newness and then expert, ये दोनों एक दूसरे के opposite हैं। देन यू हैव प्रूडेंट एंड देन यू हैव इम्प्रूडेंट। प्रूडेंट जो है वो आपके रूड या प्राउड या इस तरह की सेंस में आ जाता है कि जिसमें आपकी सारी नेगेटिव क्वालिटीज़ आती हैं, और इम्प्रूडेंट जो है वो हम्बल और काइंड और सॉफ्ट के सेंस में आता है। देन यू हैव कैलस एंड द ऑपोजिट इज सेंसिटिव। कैलस मीन्स टफ
एंड सेंसिटिव इज व्हेन यू आर ईजिली इफेक्टेड बाय समथिंग, कि आप पे कोई भी चीज़ बहुत जल्दी इफेक्ट कर देगी, और कैलस जो है वो स्ट्रॉन्ग या टफ की सेंस में आ जाएगा. अच्छा, उसके बाद सेंट और स्टेंट जो है वो हमने कर लिया. देन वी हैव काइंड एंड एट्रोसिटी. काइंड कहते हैं पीपल हु आर सॉफ्ट, हु आर हेल्पफुल टुवर्ड्स द अदर्स, जो उनके साथ अच्छे होते हैं, प्यार से रहते हैं. एंड देन यू हैव एट्रोसिटी. एट्रोसिटी कहते हैं बीइंग क्रूअल, जहाँ पे आप किसी को बिल्कुल भी रहमदिली शो नहीं करते, उनके साथ आप सॉफ्टली या हम्बली पेश नहीं आते, बल्कि आप वहाँ पे उनके साथ हार्श होते हैं, उनके साथ क्रूअल होते हैं. तो वो जो जालिम होने की सेंस में वर्ड आता है, दैट इज एट्रोसिटी. द नेक्स्ट कैटेगरी द नेक्स्ट कैटेगरी इज सिनोनिम्स. और सिनोनिम्स में देखें हमारे पास हैं 13 क्वेश्चंस. और सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट इज कैसोफोनिक, और उसके आगे लिखा हुआ है डिस्कॉर्ड. कैसोफोनिक का मतलब होता है समथिंग विच इज़ कंफ्यूजिंग, विच इज़ लाउड, विच इज़ नॉइजी. मतलब ऐसी कोई चीज़ जो कि, या कोई ऐसी कंडीशन या कोई ऐसी स्टेट जो कि पीसफुल ना होने की वजह से इट विल नॉट मेक एनी सेंस, जो कि डिसऑर्डर में ज़्यादा आती हो, जिसमें डिसऑर्डर इतना हो कि आपको उसकी कोई सेंस मेकिंग ना पता चल रही हो, ना ही उसे कोई यूज समझ में आ रहा हो, तो वो हो जाएगा कैसोफोनिक एंड इट इज डिस्कॉर्ड. द नेक्स्ट वन इज कंडेमनेबल. कंडेमनेबल मीन्स कोई ऐसी चीज़ जिसे कंडेम किया जाए, आपको रोका जाए, मना किया जाए, जिस पे पाबंदी लगा दी जाए, और उसको मतलब नॉर्मली जो हम काम करते हैं वो उससे डिफरेंट हो और इस वजह से वो अलाउड ना हो, तो वो कंडेमनेबल होती है. यानी कि आपकी सोसाइटी के, आपके रिलीजन के नॉर्म्स के, उनके तौर तरीकों के खिलाफ कोई चीज़ जो हो वो कंडेमनेबल होती है. और उसका जो सिनोनिम है वो एब्रिएशन. एब्रिएशन का भी यही मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि मना की जाए, जिससे रोका जाए, और जो कि टिपिकल नॉर्म्स और जो आपके तौर तरीके हैं उनके खिलाफ हो, तो वो कंडेमनेबल होगी. यहाँ पर एब्रिएशन हो जाएगी. देन यू हैव इन्नेट. इन्नेट मीन्स बर्थ. इन्नेट कौन सी चीज़ होती है? जो इनबिल्ट होती है, यानी कि बाय नेचर आपके अंदर होती है, बाय बर्थ आपके अंदर होती है. जैसे हम कहते हैं कि लैंग्वेज इज एन इननेट क्वालिटी. इननेट क्वालिटी का क्या मतलब है? इट इज़ अ बॉर्न क्वालिटी, आपके अंदर ये मौजूद होती है. तो इननेट के लिए आपके पास बॉर्न भी आ सकता है और बर्थ भी आ सकता है. दोनों चीज़ें, जो चीज़ें आपके अंदर बाय बर्थ या बाय लाइक आपकी व्हेन यू वर बॉर्न दे एग्जिस्टेड इन यू, तो वो आपके पास इन्नेट होती हैं, जो आप पैदाइशी तौर पे आपको मिली होती हैं, वो इन्नेट उस चीज़ को कहते हैं. उसमें आर्टिफिशियल कुछ नहीं होता, उसमें खुद से कोई चीज़ नहीं हमने बनाई होती, बल्कि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं हमारे सिस्टम्स में. देन वी हैव गैल्वेनाइज. एंड गैल्वेनाइज इज स्टिमुलेट. स्टिमुलेट होता है किसी चीज़ को शुरू करना, मतलब आप कोई इनिशिएटिव किसी चीज़ का लेते हैं, तो गैल्वेनाइज भी उसमें ये चीज़ होती है कि आप किसी चीज़ को इनिशिएट करें, आप उसको कोई ऐसा फैक्टर उसमें ऐड करें कि वो उसको स्टार्ट कर दे, कोई ऐसा चेंज लेके आए विच वुड स्टार्ट इट. सो दैट इज गैल्वेनाइज और स्टिमुलेट. Then we have invigil.
और इंडिविजुअल के साथ है कजोल। और इंडिविजुअल या कजोल मतलब जो दोनों ये सिनोनिम्स हैं, इनका क्या मतलब होता है? इनका मतलब होता है कि आप कोई ऐसा काम करें या कोई ऐसे स्टेप्स लें दैट यू वुड मोल्ड द कंडीशन और यू वुड मोल्ड द सर्कमस्टांसेस फॉर योर ओन एडवांटेज, यानी कि चाहे आपको उसके लिए कुछ भी करना पड़े, सो यू वुड जस्ट ट्राई टू change the conditions for your own benefit. That is to cajole. Then you have educe. Educe is to elicit. Elicit means to create or to form something. जैसे हम कहते हैं to elicit a response. Elicit a response का क्या मतलब होता है कि आप अपना जवाब बना के दें या उसको उसकी formation करें या उसको create करें. तो educe and elicit. Then you have abominable. Abominable means hateful. यानी कि abominable कौन सी चीज़ होती है? मतलब कोई ऐसी चीज़ होती है, अब वो hateful क्यों होती है? बिकॉज उसको लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, उसके अंदर कोई ना कोई ख़राबी होती है, लाइक शेप या फॉर्म में या उसके लुक्स में या उसके करेक्टरिस्टिक्स में, उसकी क्वालिटीज़ में. तो अबॉमिनेशन या अबॉमिनेबल का जो वर्ड होता है वो इसी सेंस में आता है कि समथिंग विच नो बडी लाइक्स, उसमें कोई भी ऐसी क्वालिटी नहीं होगी जिसको कोई पसंद करेगा. नेक्स्ट वन इज facet. Facet मीन्स फेज, यानी कि अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एंड एरा. किसी भी चीज़ का फेज हो सकता है, कोई उसका पार्ट हो सकता है, किसी एक लॉन्ग सीरीज का जो एक स्पेसिफिक पार्ट होगा वो फेज हो जाएगा, उसको फेसेट कहेंगे. देन यू हैव अर्बेन. अभी अर्बन नहीं है, अर्बन जो है वो यूज़ होता है फॉर सिटीज़. दिस इज़ अर्बेन, इसके आगे ई लगा हुआ है. एंड इट मीन्स सोफिस्टिकेटेड, समथिंग विच हैज़ सम काइंड ऑफ डिसेंसी, विच हैज़ सम काइंड ऑफ डिसिप्लिन इन इट, और उसका कोई ना कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट है, उसकी फॉर्म है एक अच्छी, तो उसको हम कहेंगे सोफिस्टिकेटेड. देन यू हैव कैलो. कैलो मीन्स वीक, जो अपने आप को डिफेंड ना कर सके, विच हैज़ नो स्ट्रेंथ, विच हैज़ नो डिटर्मिनेशन, दैट इज़ कैलो. देन यू हैव एडमिनिशन, और एडमिनिशन का सिनोनिम लिखा हुआ है क्रिटिसाइज. जैसे अभी पीछे भी था, एडमिनिशन के साथ हमने किया था, प्रेज किया था, और मैंने आपको बताया था कि किसी चीज़ के बारे में डिसलाइकिंग या उसको बुरा भला कहना जो है वो एडमिनिशन की सेंस में आ जाएगा. तो क्रिटिसाइज में हम क्या करते हैं, हम उसमें तारीफ नहीं कर रहे होते, बल्कि वी मेंशन द नेगेटिव पॉइंट्स. हम डिसलाइकिंग शो करते हैं या नेगेटिविटी शो करते हैं. देन यू हैव एंट्रेंच, और एंट्रेंच का मतलब है एक्सटिंग्विश. एक्सटिंग्विश होता है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, उसको जड़ से ही उखाड़ देना, जो है वो एक्सटिंग्विश होता है. जैसे हम कहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि उसके अंदर जो गैस फिल्ड अप होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो आग को बिल्कुल ख़त्म कर देती है, इसलिए हम उसको फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं. तो एंट्रेंच का मतलब यही होता है कि किसी चीज़ को बाय रूट आप किसी चीज़ को ख़त्म कर दें. अच्छा जी. देन यू हैव सॉफ्टमोरिक, ये उसमें भी आया था, और उसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि न्यू टू समथिंग, अनएक्सपीरियंस्ड, अननोन टू समथिंग, और यहाँ पे दिया हुआ है वल्नरेबल. वल्नरेबल जो है, जो वल्नरेबल का मतलब होता है वो होता है वीक, और सॉफ्टमोरिक जो है वो उसी सेंस में आ जाएगा. वीक में क्यों आएगा? बिकॉज व्हेन यू आर अनएक्सपीरियंस्ड, व्हेन यू आर न्यू टू समथिंग, ऑब्वियसली यू मेक मिस्टेक्स एंड यू हैव सो मेनी वीकनेसेस, तो ये वीक की सेंस में आ जाएगा. अच्छा, अब ये वर्ड्स देख लें, ये स्पेलिंग करेक्शन में आए हुए थे, और उसमें जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कोई ना कोई आपके यहाँ पे मिस्टेक्स होती हैं कॉमन. कोई वर्ड या तो मिस होगा या उसकी प्लेस चेंज होगी, और फिर उसकी बेस पे आपने उसकी करेक्शन करनी होती है. लाइक यू हैव टू फाइंड आउट द मिस्टेक एंड देन यू नीड टू लुक फॉर द करेक्ट स्पेलिंग्स. तो दीज आर द लिस्ट ऑफ वर्ड्स. नेक्स्ट वन इज ईडियम्स. अब ईडियम्स में दोनों तरह से क्वेश्चंस आते हैं, मैं बहुत बार पहले भी बता चुकी हूँ. एक तो आपके आते हैं फॉर कंप्लीटिंग द ईडियम एंड द अदर वन इज टू प्रोवाइड द मीनिंग. सो द फर्स्ट वन, आउट एंड आउट, ये मीनिंग के लिए आया हुआ है, और आउट एंड आउट का मतलब होता है कम्प्लीटली, पूरी तरह से, या जिसको हम कहते हैं हर तरह से, जिसमें कोई कमी ना रह जाए. आप हर एस्पेक्ट से, हर पर्सपेक्टिव से उसको कवर अप कर लें, उसमें कोई भी कमी ना हो, देयर इज़ नो डेफिशिएंसी, सो दैट इज़ आउट एंड आउट. उसके बाद है अ मंथ ऑफ संडे, अ माउथ ऑफ संडे, विच मीन्स एक्सट्रीमली लॉन्ग टाइम, यानी कि बहुत लंबा अर्सा गुजर जाना किसी भी बात को, किसी भी चीज़ को हुए या किसी से मिले हुए, लाइक वो किसी भी सेंस, दोनों तरह से आ सकता है.
वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। अब ये जो है ये इनकम्प्लीट था और ये कंप्लीशन के लिए आया है, इसका मीनिंग नहीं आया। तो ये पूरा इडियम क्या है, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। इसका मतलब ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो आपके फेल होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं अगर आप मेहनत करते हैं। नेक्स्ट वन इज से द वर्ड। से द वर्ड मीन्स गिव अ साइन ऑफ समथिंग। जैसे अक्सर हम कहते हैं ना जस्ट से द वर्ड, इसका मतलब है कि आप बेशक एक्चुअल वर्ड्स ना भी यूज़ करें, आप कोई साइन दे दें, कोई जेस्चर शो कर दें, अपनी बॉडी लैंग्वेज से शो कर दें, इशारा देना किसी चीज़ के लिए। उर्दू में हम कहेंगे इशारा देना किसी चीज़ के लिए, वो होगा से द वर्ड। टू डाई इन हार्नेस, टू डाई वाइल स्टिल वर्किंग, कि बहुत ज़्यादा काम करने की जिन लोगों को आदत होती है एंड दे आर ऑलवेज एट देयर वर्क एंड इफ़ दे डाई, तो हम क्या कहते हैं उनके लिए, दैट दे डाइड, दैट समबडी डाइड इन हार्नेस, कि वो अपनी जॉब पे या अपने काम पे थे और वहीं पे उनकी डेथ होगी। दैट इज़ टू डाई इन हार्नेस। अ न्यू ब्रूम स्वीप्स क्लीन, ये भी जो है ये इनकम्प्लीशन वाला है, ये मीनिंग के लिए नहीं आया हुआ। तो ये पूरा क्या होता है, अ न्यू ब्रूम स्वीप्स क्लीन, ये पूरा मिलके इस तरह से इडियम बन जाएगा। सिक ऑफ लाइफ, लिविंग मिजरेबल लाइफ। सिक ऑफ लाइफ, जब हम सिक का वर्ड यूज़ करते हैं इसका मतलब यही होता है कि आप या तो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं अपनी लाइफ से या फिर आप बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं उससे। और वो क्यों होता है, बिकॉज यू आर लिविंग अ मिजरेबल लाइफ, कि आप बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल आते हैं और आप कहते हैं कि आई एम जस्ट सिक ऑफ दिस लाइफ बिकॉज माई लाइफ इज़ मिजरेबल। टर्न द टेबल, ये मॉर्निंग वाले में भी आया था और ये मैंने उसमें भी इसकी एक्सप्लेनेशन दी थी। या जैसे होता है द टेबल्स आर टर्निंग, तो टर्न द टेबल का मतलब क्या होता है कि सिचुएशन जो है वो बिल्कुल, अगर वाइट है तो उससे ब्लैक हो जाए और अगर ब्लैक है तो वाइट हो जाए, यानी कि टोटली ऑपोजिट ऑफ द सिचुएशन, बिल्कुल चेंज हो जाए, बिल्कुल उलट हो जाए, उसको कहेंगे टर्न द टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनालॉजीज, और एनालॉजीज के 4 क्वेश्चंस आए हुए हैं। और सबसे पहली वाली जो है वो है एक्सप्लेन एंड ऑब्फिस्केट, और इसके साथ है हिंडर एंड हेल्प। अब एक्सप्लेन करने का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को बयान करना, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो उसे ख़त्म कर देना। एंड ऑब्फिस्केट का क्या मतलब होगा कि कन्फ्यूजन स्टिल रहे, वो क्लियर ना हो, वो एम्बिगस हो, वो वेग हो, वो समझ ना आ रही हो। तो एक जो है वो सिनोनिम है, सॉरी एक जो है वो पॉजिटिव है एंड द अदर वन इज नेगेटिव, वो उसका ऑपोजिट है। तो हिंडर क्या होता है, रुकावट खड़ी करना, और हेल्प क्या होता है, मदद करना। तो क्या इसमें फिर ये रिलेशनशिप आप देखें कि एक्सप्लेन हो रहा है कि एक में पॉजिटिव फीचर दिया हुआ है, पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक दी हुई है, और जो दूसरे में है वो नेगेटिव दी हुई है। कोलाज इमेज मेडले सॉन्ग। अच्छा, कोलाज क्या होता है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट इमेजेस, बहुत सारे इमेजेस को आप जोड़ देते हैं, पिक्चर्स को जोड़ देते हैं, तो वो जो एक नई पिक्चर बनती है या एक नया आपको ब्लॉक नज़र आता है, वो कोलाज होता है। और मेडले में क्या होता है, वी हैव डिफरेंट सॉन्ग्स और हम उन्हें जोड़ के एक नई मेलोडी या एक नया सॉन्ग बना देते हैं। तो एक जो है वो सिंगल फॉर्म है और जो दूसरी वाली है वो कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए ये रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से। देन यू हैव रिहर्सल एंड परफॉर्मेंस, एंगेजमेंट एंड मैरिज। रिहर्सल हैपन्स बिफोर परफॉर्मेंस, जब आप एक्चुअल परफॉर्मेंस देने लगते हैं तो उससे पहले रिहर्सल होती है, प्रैक्टिस होती है, यहाँ आप उसके लिए तैयारी करते हैं। एंगेजमेंट इट हैपन्स बिफोर मैरिज, और वो भी किस लिए होती है, सो दैट यू कुड गेट सम टाइम और फॉर प्रेपरेशन ऑफ योर मैरिज और वेडिंग सेरेमनी। तो ये दोनों, एक फेज पहले का है और एक फाइनल फेज है। तो रिहर्सल इज द प्रीवियस फेज, इस तरह से एंगेजमेंट प्रीवियस है, और फिर परफॉर्मेंस एंड मैरिज और फाइनल फेजेस। लॉयन एंड रोर, ये उसकी क्या है, लॉयन की करेक्टरिस्टिक है दैट इट रोर्स, वो इस तरह से बोलता है या वो इस तरह से एक सिग्नल देता है अपने होने का, अपनी प्रेजेंस का बताता है। और स्नेक जो है वो हिस करता है, लाइक उसकी साउंड जो है वो हिसिंग साउंड होती है। तो यहाँ पे उन दोनों की साउंड्स आ रही हैं, उनके स्पीकिंग या उनके वॉइस सिग्नल्स जो हैं उनकी बात हो रही है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, नैबब, अ पर्सन हैविंग ह्यूज वेल्थ, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो उसको कहेंगे नैबब। एस्पर्जन, एन अटैक ऑन द रेपुटेशन और इंटेग्रिटी ऑफ समथिंग और समवन, किसी की रेपुटेशन को ख़राब करने के लिए या उनको बुरा बनाने के लिए, सोसाइटी में बुरा शो करने के लिए अगर कुछ किया जाए, कोई एक्ट हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, एस्पर्जन। देन omniscient
वाला हमने नहीं, उस दिन हमने किया था omni present जो मॉर्निंग में आया था. नाउ दिस इज omniscient, अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग. अब जो omni का वर्ड है उसको आपने एवरीथिंग से याद रखना है. वो था ना कि समथिंग और समवन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, दैट वाज omni present. तो omni का मतलब था एवरीवेयर. और इसी तरह से यहाँ पे भी omni जो है वो एवरीथिंग के सेंस में यूज होगा, और scient मीन्स पर्सन. सो omniscient, अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग, जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज हो या सब कुछ जानता हो. बुटीक, द प्लेस ऑफ फैशनेबल ड्रेसेस फॉर फीमेल, ये तो हमें पता है, ये तो आम सा वर्ड है बिल्कुल. नेक्स्ट वन इज पॉलीगमी. पॉलीगमी मीन्स मैरिज विद मोर देन वन पर्सन, यानी कि जैसे डिफरेंट सोसाइटीज़ में डिफरेंट कल्चर्स होते हैं दैट दे आर अलाउड टू मैरिड टू मोर देन वन पर्सन एट द सेम टाइम, तो उसको कहेंगे पोलीगमी. इसके ऑपोजिट में होता है मोनोगमी. मोनोगमी में क्या होता है, यू आर एट वन टाइम यू आर अलाउड टू मैरी ओनली वन पर्सन, आप एक से ज़्यादा से शादी नहीं कर सकते. दैट इज मोनोगमी एंड दिस इज पोलीगमी. देन यू हैव पैरेंथेसिस, अ वाइड एक्सप्लेनेशन. जैसे मैथ्स के अंदर आप देखें वो ब्रैकेट्स होती हैं, वाइड ब्रैकेट्स होती हैं, खुली सी, उनको कहते हैं पैरेंथेसिस. तो ये उसी से रिलेटेड है, अ वाइड एक्सप्लेनेशन. देखिए ऑमनी प्रेजेंट यहाँ पे भी दोबारा भी आ गए, यहाँ पे प्रेजेंट और फाउंड एवरीवेयर, तो इसका मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ लास्ट टाइम. सो द रिमेनिंग क्वेश्चंस जो इसके रह गए हैं, रेस्ट ऑफ द 50 क्वेश्चंस दे विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो. और उसमें हम फिर इसी तरह से कैटेगरी वाइज जो भी हमारी चीज़ें रहेगी उनको डिस्कस करेंगे. एंड आई होप आपको फ्यूचर पेपर्स के लिए और कंपैटिटिव एग्जाम्स के लिए इसकी हेल्प मिलेगी. सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड स्टे ट्यून्ड.